नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों हैं, लेकिन दोनों एक साथ बिहार की सरजमीन पर नहीं है। दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और ये बहुत कम ऐसे मौकों पर होता है कि राज्य में विधायिका का प्रमुख और कार्यपालिका का प्रमुख दोनों एक साथ राज्य की परिधि से बाहर हो। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भाजपा नेताओं के क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है, तो साथ ही साथ राजभवन के क्रियाकलाप से भी संतुष्ट नहीं है। राजभवन के बारे में दो बातें आती है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करना चाहते हैं ताकि फरवरी में चुनाव हो सके, दिल्ली के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो सके। राजभवन से अभी तक इस तरह की सिफारिश भेजने का कोई ग्रीन सिग्नल नीतीश कुमार को नहीं मिला है। और दूसरा, बिहार में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, उनके प्रशासन को लेकर राज्य सरकार के साथ राजभवन की तनातनी की खबरें आम है। उधर भाजपा के कुछ नेताओं के बयान, गिरिराज सिंह के बयान, हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा उस पर कड़ा प्रतिकार। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने सीटों का समझौता कर लिया है। आजसू को 11 सीटें देने की बात सामने आ रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को ठेंगा दिखाए जाने की बातें हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, और तब नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा जब नीतीश कुमार की किताब भी दुबई पहुंच गई है। उनके नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव वो किताब लेकर भी दिल्ली पहुंच गए हैं, और बिना किताब कॉपी के तेजस्वी यादव भी पहले से दुबई में मौजूद है। यानी किताब के साथ अशोक चौधरी दुबई में और बिना किताब के तेजस्वी यादव दुबई में। वो कुछ अपनी निजी किताबें ले गए होंगे पढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई का शौक अगर होगा तो, लेकिन नीतीश कुमार वाली किताब लेके तो नहीं गए हैं। तो क्या है बिहार की राजनीति में, पटना खाली और दिल्ली और दुबई भारी। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता होगा, जैसे केंद्र में भी आप देखें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक साथ दिल्ली में ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। इस बात का ध्यान और घोषित तौर पर रखा जाता है कि दोनों में से कोई एक दिल्ली में मौजूद हो, और राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों एक साथ मौजूद नहीं है। दोनों दिल्ली की फ्लाइट पकड़ चुके हैं। आप बताइए कि बिहार में अभी किस तरह का माहौल है, किस तरह का शासन चल रहा है। खासकर तब सबको आश्चर्य इस बात पर है कि आप कोसी नदी का विकराल रूप देख रहे हैं। तकरीबन 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है पिछले 2 दिनों के दरमियान, उससे ज्यादा। गांव गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है मिथिला कोसी के इलाके में, और मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों एक साथ दिल्ली बिहार से बाहर। ये हो क्या रहा है, कौन सा प्रशासन है? अब देखिए, ये संयोग है या प्रयोग है, दो बड़े महान जो विभूति है हमारे राज्य के, चाहे वो राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों का एक साथ जाना। हो सकता है कि एक हो सकता है टाइमिंग को लेकर सवाल हम लोग उठा सकते हैं कि ऐसा क्या परिस्थिति बनी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ राज्य के राजधानी से बाहर हैं। लेकिन ये हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री या राज्यपाल जो है अपने निजी कामों से कहीं गए हों। हो सकता है कि राजनीतिक कोई प्रयोग हो, पर्दे के पीछे कुछ खेल चल रहा हो। तो ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, देखिए कल ही जेपी नड्डा आए थे, इससे पहले सितंबर के फर्स्ट वीक में जेपी नड्डा आके बिहार से गए थे। दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू के तमाम नेताओं का बयान ले लीजिए। इधर गिरिराज सिंह अड़े हुए हैं कि दुर्गा पूजा की जो छुट्टी है 10 दिनों की होनी चाहिए। उधर जो प्रेम रंजन जो पटेल हैं, अधिकृत जो प्रवक्ता है भाजपा के, वो कह रहे हैं कि योगी मॉडल को बिहार सरकार को अपनाना चाहिए। इनकाउंटर मॉडल, यूपी वाले इनकाउंटर मॉडल को अपनाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर
अभी हाल में ही आपने देखा कि एक भारी भरकम पैकेज, जैसा मैं नहीं कह रहा हूं भारी भरकम पैकेज, मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से एक लेटर जारी की जाती है जब बजट में बिहार को भारी भरकम पैकेज दिया जाता है और सचिवालय की तरफ से एक धन्यवाद लेटर जारी किया जाता है मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से। उसके बाद फिर जेडीयू के एक बड़े नेता का बिहार को लेकर कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग वो फिर करते हैं। श्याम रजक का जो बयान बीच में आया है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं अभिषेक जी, उससे लग रहा है कि गठबंधन तो है लेकिन गठबंधन में वो प्रेम नहीं दिख रहा है, वो मजबूती नहीं दिख रही है। और ऐसे स्थिति में मैं 100% कह सकता हूं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने किसी निजी काम से गए हों, राज्यपाल अपने किसी निजी काम से गए हों, लेकिन राजनीति में संयोग और प्रयोग का बड़ा महत्व होता है। क्या संयोग है या प्रयोग है कि दोनों एक साथ ही चले गए हैं? प्रतिपक्ष के नेता आउट ऑफ इंडिया है, अशोक चौधरी भी किताब लेके गए हैं उनको पढ़ाने, बिहार का गांधी। ऋषि जी, दो उदाहरण इधर एक मिनट मैं कंप्लीट करूंगा। और इधर हमारा जो प्रकृति जो है अलग रूप ली हुई है कोसी में। और मैं एक बात करके खत्म करूंगा, मैं नेताओं का भाषा देख रहा हूं। हर साल इस बाढ़ के मौसम में तमाम बिहार के बड़े नेताओं का एक ही रटाया हुआ लाइन होता है कि बाढ़ की स्थिति देखकर कृपया घर से न निकले, अपना ख्याल रखें। अरे भैया, ये बयान आप कब तक देते रहिएगा? ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, जब से मुझे ये सूझबूझ हुई है इन नेताओं के बयान को मैं परख रहा हूं, तब से देख रहा हूं कि जब बाढ़ की स्थिति आती है या ऐसा कोई प्रलय की जब स्थिति आती है तो हमारे नेता कहते हैं कि अपना ख्याल खुद रखें। तो भैया, आपको हमने ताज क्यों दिया है? आपको हमने ताज इसलिए तो नहीं दिया है कि आप दिल्ली में और लंदन में बड़े बड़े बंगले खरीदे अपने बेटे बेटियों के लिए। अभिषेक जी, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ये कोसी का जो मसला है। अभिषेक जी, दो सेकंड लूंगा आपका। कोसी का ये मसला है, नेपाल से हर साल पानी छोड़ा जाता है और कितनी बड़ी तबाही होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जान माल से लेके तमाम चीजों का। और ये नेता आज ट्विटर उठा के देख लीजिए, आप एक्स उठा के देख लीजिए, तमाम बिहार के बड़े नेता, चाहे संजय झा हो, चिराग पासवान हो, तमाम बड़े नेताओं सिर्फ ये सुझाव देना जानते हैं। अरे भैया, आपने इन 20-30 सालों में किया क्या? आज भी मुजफ्फरपुर को शहर से जोड़ने वाला जो एक क्या कहते हैं चामुंडा स्थान, सुप्रसिद्ध मां भगवती का मंदिर है, उसको कनेक्ट करने वाला पुल, मुझे तो कम से कम याद है, मेरा 37-38 साल का उम्र हो गया, मैं जब जन्म से देख रहा हूं, वो पुल आज तक नहीं बना है। नेताओं के बड़े बड़े घर बन गए हैं, नेता मोटरसाइकिल से BMW ऑडी पे आ गए हैं, लेकिन वो पुल नहीं बना है। ऋषि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कोसी की आपदा विकराल रूप ले रही है और राज्य के दोनों प्रमुख, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, किसी को तो राज्य में होना चाहिए था। दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं राष्ट्रीय स्तर के। आपको याद होगा IC 814 की हाईजैकिंग की घटना। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पटना में रैली कर रहे थे। 99 का साल था, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला था और वो दिल्ली लौटने की तैयारी में थे, तब तक ये घटना हो गई थी। और लेकिन राष्ट्रपति दिल्ली में मौजूद थे, KR नारायणन। उन्होंने तत्काल बैठकें लेनी शुरू कर दी थी कि अमृतसर में रोका जाए या कहां रोका जाए। तत्काल बैठक वो लेने लगे थे। प्रधानमंत्री आए, 2-3 घंटे बाद उन्होंने बैठक ली। अब उसके बाद की स्थिति देखिए, वो तब हुआ ना जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों में से एक शीर्षस्थ व्यक्ति दिल्ली में मौजूद था। जनता के नजर में दो ही मुख्य रूप से शासक होते हैं, राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जनता की ताकत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास होती है, लेकिन विधायी और प्रतीकात्मक ताकत राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास होती है। तो अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राजधानी से बाहर हो तो आपात स्थिति में वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ये परंपरा रही है। आप देखिए, इंदिरा गांधी के साथ जो दुखद घटना हुई, उनको गोली लगी थी, अंततः उनकी जान चली गई।
उस दिन राष्ट्रपति यमन में थे, आपको याद होगा, यमन में थे ज्ञानी जैल सिंह, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा सब कुछ। वो लौट करके आए उस दिन जब पूरी घटना की जानकारी मिली, उसको तत्काल उन्होंने अपना दौरा बीच में छोड़ा और लौट कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए, क्योंकि तत्काल वहां रहना जरूरी था। आज बड़ी अजीब स्थिति है कि पूरा देश देख रहा है, त्राहिमाम की स्थिति है कोसी के इलाकों में, मिथिला और कोसी के इलाकों में। और यही बाढ़ है, यही बाढ़ राहत का 5 करोड़ रुपया है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में झगड़ा हुआ था चेक लौटाने को लेकर, राजनीतिक झगड़ा जिसे कहते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के स्वाभिमान को ऊपर रखते हुए कि कोई चंदा देता है, दान देता है तो उसको मुंह से बताता नहीं है, ये कह के 5 करोड़ रुपए का राहत का चेक वापस कर दिया था, याद है ना। और आज बाढ़ आ रही है तो दोनों जनाब एक साथ निकल लिए बिहार से बाहर। देखिए, जनता क्या अब कौन समझेगी? कहा, अभिषेक जी कौन कहाँ गया नहीं गया, लेकिन आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं बिहार की जनता को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार का एक हिस्सा संकट के दौर से गुजर रहा है। बाढ़ अपना प्रलयकारी रूप बाढ़ ले चुकी है, और हमारे नेता जो हैं दोनों सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे लोग पटना से बाहर है। सबसे बड़ी बात है, अभिषेक जी आप भी बिहार से हैं, आप देखिए ये कोसी वाले क्षेत्र में हर साल बाढ़ के कारण कितना डैमेज होता है। सवाल ये है कि हमारे जो रहनुमा है, जिसको हमने ताज दे रखा है, अपने अपने वोटों से जिसको ताज दे रखा है, वो इस पे परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते हैं जी। एक परमानेंट सोल्यूशन। मैं आज चिराग पासवान के ट्विटर हैंडल पे चिराग पासवान ने ये मैसेज दिया था, और संजय झा ने दो हमारे बिहार के दो बड़े नेताओं ने ये मैसेज दिया कि आप थोड़ा अपना ख्याल रखिए। तो राज्य सरकार क्या कर रही है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रही है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि हमारे मुजफ्फरपुर के एक नेता हमारे हैं भाई साहब अभिषेक जी, मैं आपको दर्द बताऊं, हमारे विधानसभा से कई नेता मंत्री बने, कई विधायक मंत्री बने, और आज तक वो पुल नहीं बना। मैं अपना बता रहा हूँ, 38-39 मेरा एज होगा। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जब बाढ़ का मौसम आता है तो जो ये चामुंडा स्थान के बाद वाला जो ग्रामीण एरिया है मुजफ्फरपुर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप समझ जाइए उस क्षेत्र में या कोसी वाले क्षेत्र में कोई जो बहन यदि प्रेग्नेंट होगी और बच्चा को डिलीवर करना होगा, और उनको यदि शहर आना होगा डॉक्टरों से कंसल्टेंसी लेने, वो कैसे आएंगी। और मैं बता दूं आपको आश्चर्य होगा, जिस विधायक के पास विधायक बनने से पहले 2 बीघा जमीन नहीं था, हमारे यहाँ, हम नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब जानते हैं ये तो धमकी वाला फोन आ जाता है, 100 बीघा जमीन के मालिक हैं, बड़े बड़े बंगले के मालिक हैं, पटना दिल्ली बॉम्बे कहाँ मकान नहीं है इन लोगों का। किसी विधायक का तो लंदन में मकान है। जी। तो ये कौन सा दर्द मर्म, जनता का जो दर्द है, जनता का जो मर्म है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये बताइए आप हमें। नहीं, हम वही ऋषि जी जानना चाहते हैं। मान लीजिए मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे थे, राज्यपाल को तो रुकना चाहिए था। मान लीजिए राज्यपाल अगर दिल्ली आ रहे थे, मुख्यमंत्री को तो रुकना चाहिए था, किसी एक को तो रुकना चाहिए था राज्य में। सवाल ये है कि कम्युनिकेशन गैप है क्या दोनों में? बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप है। यदि इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य का है, और खासकर मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में इस प्रकार का समन्वय नहीं है, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। यही सवाल इसलिए महत्वपूर्ण। हालांकि कहने वाले ये कहेंगे कि भाई दो डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम, अब वो कहने वाले तो कहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी भी है, वही फैसले ले सकते हैं। तो क्या चीफ सेक्रेटरी से कि फैसला लेने के लिए क्या जनता ने बिठा रखा है? अब दिल्ली में कहा जाए कि मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू जी दोनों लोग अगर दिल्ली से बाहर हो तो लोग कहेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी तो है ही देश के फैसला लेने के लिए, अमित शाह जी है ही, ये कौन सी बात हुई? सवाल देश में संवैधानिक सूचिता का होता है, उसी तरह राज्य में भी संवैधानिक सूचिता का होता है। सवाल सबसे बड़ा ये है ऋषि जी, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर आते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, उधर नवरात्रा बंदी की बात कर रहे हैं सांडिल गिरिराज सिंह, ट्विटर वाले सांडिल गिरिराज सिंह, वैसे केंद्र में गिरिराज सिंह, और ये इसके बाद ये जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अलग विरोध हो रहा है।
हरिभूषण ठाकुर बचौल, बचौल साहब जुबान खोलते हैं तो कुछ ना कुछ उटपटांगी बोलते हैं। नीतीश कुमार क्या दिल्ली दरबार को वार्निंग देने आए हैं कि बहुत हो गया अब? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब गठबंधन छोड़ते हैं, जब भी नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ते हैं तो सबसे पहले आगाह कर देते हैं कि ये सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर है। जी, क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार का जो प्रवास है दिल्ली का, उसमें तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, ये चर्चा है। पुख्ता खबर हमारे पास नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा है कि जो पटना से दिल्ली गए, यानी दिल्ली प्रवास पे जितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके दौरान हो सकता है कि कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात हो। क्या वो बड़े नेता इंडिया गठबंधन के हैं, क्या कांग्रेस के हैं, क्या राहुल गांधी से कोई मुलाकात का शेड्यूल है, या मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का शेड्यूल है, या अखिलेश यादव से? तो ये चर्चा बना हुआ है। लेकिन अब किन नेताओं से मुलाकात होनी है, मैं आपको पुख्ता ये दावे के साथ कह रहा हूं, लेकिन किन नेताओं के साथ होनी है, इसलिए मैं थोड़ा ये कह रहा हूं कि ये चर्चा का विषय है। तो नीतीश कुमार का जाना है, और नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, बिहार ही नहीं, मैं समझता हूँ उत्तर भारत के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। और उनका पटना से दिल्ली जाना अभी मुझे लगता है 2-3 दिनों के प्रवास पे है, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। और जिस प्रकार से गठबंधन, कल जेपी नड्डा आए, यदि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जेपी नड्डा का नीतीश कुमार से शायद मुलाकात नहीं हुई है, और नहीं मुलाकात हुई है, और मुलाकात नहीं हुई है, और यदि मुलाकात नहीं हुई है उसके बाद दिल्ली जाना, कुछ न कुछ संकेत तो है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये कयास है, हो सकता है उनका एक ये यात्रा निजी यात्रा हो। हर व्यक्ति जो नेता है, वो कोई भी नेता है, कोई भी पत्रकार है, नेता है, हर आदमी के अपनी एक निजी लाइफ भी होता है, निजी जिंदगी होती है। हो सकता है कि कुछ पर्सनल काम से भी गए हो, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता यदि पटना से बाहर जाते हैं तो चर्चा का विषय जरूर बनते हैं। जी जी, नहीं, नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आए, लेकिन ये प्रोग्राम आनन फानन में बना है। किस चीज ने प्रोवोक कर दिया है नीतीश कुमार को कि दिल्ली चलना चाहिए? क्योंकि पहले से इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी, या कोई शेड्यूल आपने नहीं सुना होगा। आज अचानक खबर आई कि मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए। नीतीश कुमार, और इसको गिरिराज सिंह के बयान, जेपी नड्डा का पटना दौरा, नीतीश कुमार से नहीं मिलना, और उधर देखा जा रहा है कि पीछे पीछे राज्यपाल भी रवाना हो गए। नीतीश कुमार हमेशा बड़ा कौतूहल का विषय है। नीतीश कुमार हमेशा अचानक ही फैसला लेते हैं, चाहे गठबंधन छोड़ना हो या कहीं यात्रा करना हो। अब बता दीजिए, जब गठबंधन उन्होंने कई बार गठबंधन छोड़ा है या छुड़वाया है, तो काके छोड़ा है क्या कि 4 दिन के बाद छोड़ दूंगा? वो अहले सुबह आपको मालूम होता है। ऋषि मिश्रा तो 4 दिन पहले ही 9 अगस्त कह दिए थे, 9 अगस्त 2022। अब मुझे सेंट्रिक मत कीजिए, और पत्रकारों का सोर्स होता है। लेकिन आप देखिए, ये कह के तो नहीं कहेंगे नीतीश कुमार कि मैं यात्रा जा रहा हूँ, दिल्ली की यात्रा पे हूँ, सोनिया जी से मुलाकात होगी, राहुल जी से भी गुफ्तगू मुलाकात होगा। हो सकता है कि दुबई से कहीं तेजस्वी यादव भी आ गए हों, तो चाचा भतीजा कहीं एक गुप्त बैठक दिल्ली में ही कर ले। मुझे किसी ने बताया है ऋषि जी, कंफर्म मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इस बारे में भी इस बाबत जानकारी लेने की कोशिश की। मुझे किसी ने बताया कि चूंकि नीतीश कुमार के बेहद गहरे मित्र थे सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी का देहांत हुआ है, उनके परिवारजनों से मिलने वो जा सकते हैं, और इस वजह से कहीं दिल्ली गए हो। मतलब अटकलें 10 तरह की चल रही है। अब सीताराम येचुरी वो व्यक्ति थे जिनको नीतीश कुमार गठबंधन में लेकर आए थे। सीताराम येचुरी से आपके भी मित्रवत, हालांकि वरिष्ठ रहे हैं, लेकिन आपके भी मित्रवत संबंध रहे हैं। जी जी, अच्छे नेताओं में शुमार होते हैं। द न्यूज लॉन्चर परिवार की तरफ से सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि देते हैं हम। और वाकई इस देश की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की जो एक ब्रीड रही है, एक पॉलिटिकल ब्रीड, जो बहुत ही संजीदा बहस करते हैं। संसद के अंदर लगता है कि इस देश का नेतृत्व करने में सक्षम लोगों की एक पूरी जमात मौजूद है। उस जमात में जो चंद लोग दिखाई देते थे, उनमें सीताराम येचुरी का नाम में मौजूदा संसद में 776 या 777 एमपी है, दोनों हाउस मिला के। उतने लोगों में मैं सीताराम येचुरी को नंबर 1 पर रखता था, जब तक वो संसद में राज्यसभा के सदस्य थे। मैं नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूं, जब वो राज्यसभा के सांसद थे। और इस देश में वाकई, कोई हो सकता है हमारी बात से हमारे दर्शक सहमत हो या असहमत हो,
ठीक है, सबको सहमति असहमति का अधिकार है, सबकी अपनी विचारधारा है, लेकिन विचारधारा से ऊपर उठकर देखें तो सीताराम येचुरी जैसे पढ़े लिखे लोग, इस देश को समझने वाले, मिजाज को समझने वाले, देश की समस्या को समझने वाले, किसान से लेकर नौजवान तक की समस्या को समझने वाले, उद्योग और अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को समझने वाले बहुत चंद लोग होंगे जो सीताराम येचुरी के कैलिबर के इस देश में अब सक्रिय राजनीति में है। ऋषि जी, आज इस पर आपका टेक। देखिए, इतने देश के इतने बड़े नेता का देहांत होता है और देहांत के बाद उनके जब बैंक अकाउंटों को खंगाला जाता है तो चंद हजार रुपए उनके अकाउंट में बचे होते हैं। ये देखिए, और उन्होंने अपने देहांत के उपरांत उन्होंने जो फैसला लिया होगा कि हमारे बॉडी को एम्स को सौंप दिया जाए। आज बताइए, आपने इन चीजों को देखा है कि गांव में कोई मुखिया बन जाता है, आप देखिए वो करोड़ों का संपत्ति, एक मामूली मुखिया जो है करोड़ों का संपत्ति बना लेता है, और सीताराम येचुरी जैसे बड़े नेता जब उनकी मृत्यु होती है उनके अकाउंट में चंद हजार रुपए होते हैं। ये उनकी ईमानदारी और उनकी जो एक पब्लिक लाइफ उसका रिफ्लेक्शन। तो श्रद्धांजलि, सत सत नमन है ऐसे महान विभूति को हमारे तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि और सत सत नमन। मतलब आप सोच नहीं सकते कि जिन राजनेताओं के पास आपको बैठने का मन करता हो कि इनके पास बैठने से बहुत सारी जानकारी मिलती है, पॉलिटिशियन से, राजनेता से, वो लोग जानकारियां साझा करते हैं हम पत्रकारों से, और जिस ढंग से वो लोगों को मिलते थे मित्रवत तरीके से, आप उनको कुछ भी कह दीजिए। मैंने कई बार उनसे मजाक किया कि आपने जो है एक हिस्टोरिक ब्लंडर किया था ज्योति बाबू को लेकर के। एक बार की बात मैं बताऊं, स्टूडेंट जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी में थे, उस दौर की बात मैं बता रहा हूं। सीसेट के समय में सीसेट के पैटर्न को हटाना था तो सांसदों से मिल रहे थे हम लोग। सीताराम येचुरी तब सांसद थे और सीताराम येचुरी राज्यसभा में थे। हम लोग मिले उनसे इस मुद्दे को उठाने के लिए, पूरा हम लोगों की फाइल देखी, बात की, उसके बाद बोले कि अरे यार ये क्या मुद्दा है, मैं डीओपीटी मिनिस्टर होता तो इसे 2 मिनट में कर देता। और तब येचुरी साहब से मैंने मजाक में कहा था कि आप कहाँ डीओपीटी मिनिस्टर बनने के लिए सोच रहे हैं, आपको तो हम लोग वहां देखना चाहते हैं जहां आप लोगों ने कभी ज्योति बाबू को नहीं पहुंचने दिया। तो हंसने लगे, वो इस तंज का मतलब वो समझ गए। और जब पत्रकार के तौर पर मुलाकात होती थी वो बोलते थे कि अरे बड़े गंभीर किस्म के तंज कर देते हो तुम। वो आज की राजनेताओं में कम हो गई है ये बात। आप जाइए प्रधानमंत्री से मुलाकात कीजिए, नरेंद्र मोदी जी से, पता चला आपने अगर कोई तंज भरी बात कह दी, व्यंग्यात्मक बात अगर कह दी, अगले दिन से आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू देना बंद छोड़िए, इंटरव्यू तो वैसे भी नहीं देते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, इंटरव्यू देते भी हैं तो कुछ गोदी मीडिया के लोगों को देते हैं। लेकिन विजय त्रिवेदी को जैसे हेलीकॉप्टर से उतारा गया, हो सकता है कि आपको गर्दन में हाथ लगा के कोई प्रधानमंत्री कार्यालय आवास से निकाल दे, अगर इस तरह की बात आपने सवाल कर दिए तो। ये अरे भैया, मैं एक वाक्य मैं भी बता दूं। एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में मैं था, नाम नहीं लूंगा, उस नेता का नाम नहीं बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री थे राज्य के, और वो अपने सुचिता, अपने ये तमाम तामझाम के लिए जाने जाते हैं। एक व्यक्ति बार बार उनसे सवाल कर रहा था और वो जो माननीय मुख्यमंत्री थे उससे परहेज कर रहे थे। जब कॉन्क्लेव खत्म हुआ और वो मुख्यमंत्री जी जब निकल रहे थे, फिर भी वो आदमी आतन मजबूर उस मुख्यमंत्री से उन्होंने सवाल किया। तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने अपना फेस का मतलब एक फेस का ये क्या कहते हैं वो बदला, उनके सिक्योरिटी समझ गए कि मुख्यमंत्री जी नाराज है। साइड में ले जाके 3-4 पिलाया पहले उनको, राजू श्रीवास्तव की भाषा में, और शोर हुआ। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ भैया? अरे भैया बहुत मारा है इसको सिक्योरिटी गार्ड ने। लाइट मार खोपचे मिले, राजू श्रीवास्तव की भाषा जो आप कह रहे हैं, लाइट मार खोपचे मिले। वो आदमी अभी भी बहुत एक्टिव है। उनकी पार्टी का एक राज्य में सरकार, 2 राज्यों में सरकार भी है। कुछ दिनों पहले, अब आगे नहीं कहेंगे, आप लोग समझ जाइए, हटाई बात। मैं अपने सामने में इस चीज को देखा और अब कोई विश्वास नहीं करेगा। इतने मतलब अपने आप को डिसेंट व्यक्ति बताने वाला वो व्यक्ति मुख्यमंत्री, जैसे ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने साइड में ले जाकर 4-5 पिलाया पहले।
मैंने नहीं, पूछा भैया देखिए क्या हुआ, अरे हमारा तो मारा है भैया। इस मामले में नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे राजनेता, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह जैसे राजनेता बहुत मीडिया फ्रेंडली हमेशा माने गए। हाँ, एक आध बार नहीं, अलग बात है कि लालू यादव गुस्से में किसी को कह देंगे, दे देंगे, 2 मुक्का में नाच के गिर जाओगे, वो अलग बात है। रिपब्लिक वाले को। लेकिन आमतौर पर लालू यादव की छवि मीडिया फ्रेंडली राजनेता की रही है। आप ये बताइए ऋषि जी कि सब कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बना ली है। हम येचुरी साहब की चर्चा करने लगे तो यही आया कि भाई नीतीश कुमार तो मीडिया फ्रेंडली 2-2 मिनट की बाइट देते थे। अरे आप लोगों को कोई दिखाइएगा जी, आपका टीवी वाला कुछ दिखाएगा, सब पर कब्जा कर लिया है। बाइट लेके जाइएगा, दिखाइबो कीजिएगा कि नहीं दिखाइएगा। सब आप लोग नहीं आजाद हो देखिए, जाइएगा, सरकार बदलेगा, नहीं तो सब बात दे, करते थे नीतीश कुमार। आजकल वो बात ही नहीं कर दे, रहे हैं। देखिए पत्रकारों, आज भी कई ऐसे नेता देश के हैं जो पत्रकारों का बड़ा सम्मान करते हैं। जैसे राजनाथ सिंह, मैं आपको बताऊं, राजनाथ सिंह हमारे नितिन वरिष्ठ रहे हैं गडकरी। और हमारा सौभाग्य रहा है कि शेष नारायण सिंह जैसे बड़े पत्रकारों के साथ प्लेटफॉर्म साझा करने का। और शेष नारायण सिंह जी कोरोना में बीमार पड़ गए थे। माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद फोन करके उनका हालचाल लिया और उनसे कहा कि यदि किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक आप मुझसे कहें। तो ये राजनाथ सिंह ऋषि का जी, अपना स्टाइल रहा है। दूसरा ऋषि नितिन जी। गडकरी का आपने नाम लिया, सुनिए, दूसरा नितिन गडकरी का नाम लिया। बिहार में यदि आप पूछेंगे तो पूर्व वर्तमान नेताओं से तो आजकल तो फोन उठाते नहीं है। पुराने नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिन्हा का, मैं मुजफ्फरपुर के प्रवास पे था, जो उन्होंने स्वागत किया, मेरा स्वागत उतना ससुराल में भी नहीं हुआ होगा। मैं बता देता हूँ, जी। मैं बता देता हूँ पत्रकारों का क्या सम्मान होता है। मैं जब उनके घर से जब अपने घर पे आया, अपने परिवारजनों से मैंने अपना शेयर किया अनुभव कि मेरा जो ससुराल में भी जो रिस्पेक्ट नहीं मिला होगा, सबसे ज्यादा अधिक किसी को सम्मान मिलता है ससुराल में। उससे भी ज्यादा उषा सिन्हा जी का जो प्रोटोकॉल था एक पत्रकार के लिए, मतलब एक सम्मान था शायद। तो ऐसे नेता हैं देश में अभी भी बहुत है। नितिन गडकरी को ले लीजिए, नीतीश कुमार जी को ले लीजिए। नीतीश कुमार हाँ, को आप कुछ भी वही कभी तो ऐसा कुछ आश्चर्य बोल है कि दीजिएगा आजकल वो तो मिल नहीं रहे हैं लोगों से। नीतीश कुमार जी को ऐसा कुछ बोल दीजिएगा तो ये नहीं कहेंगे बॉडीगार्ड को ले जाओ साइड में 4-5 पिलाओ पहले इसको, ये बहुत बोल रहा है। नहीं, तो वही कह रहे ये मुलायम है, सिंह थे। आज भी ऐसे बहुत से ऐसे नेता है। देखिए मैं अटल जी मैं मैं अडवाणी मैं जी खुद खुद ही पत्रकार मैं थे, तो उनके साथ तो बिल, पत्रकारों की टोली चलती थी। अटल जी और अडवाणी जी के बिल्कुल साथ तो पत्रकारों, वो खुद पत्रकार रहे थे, पत्रकार से नेता बने थे, उनके साथ टोली चलती थी। लेकिन पुराने जमाने के लोगों की बात आपने छेड़ दी। हरकिशन सिंह सुरजीत, पुराने पत्रकार लोग बताते हैं कि क्या चंद्रशेखर जी की बात लोग करते हैं, किस तरह से मीडिया फ्रेंडली हुआ करते थे लोग। आज देख लीजिए कि मीडिया की क्या हालत बना दी गई है। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है, नीतीश कुमार जैसे मीडिया फ्रेंडली राजनेता मीडिया से दूर हो गए हैं। वो जनता से भी दूर देखिए, दिखते हैं, कुछ बोल लेंगे, आप कारण थोड़ा अपना प्रोग्राम थोड़ा भटक रहा है, लेकिन मैं आपने जो जी। सवाल किया मैं उसी में फिर से अपने नहीं, जायज टॉपिक पे ला सवाल रहा है, हूँ। भटक नहीं रहा है, जायज मैं सवाल है। मैं नीतीश कुमार इसलिए, जो व्यक्ति मीडिया फ्रेंडली रहा है और इन दिनों मीडिया से वो बच के चलते हैं, इसका कारण है कि उनके मन में, उनके दिल में बहुत सा दर्द भरा है। और यदि पत्रकार सवाल कर देंगे तो हो सकता है कि वो दर्द बाहर आ जाए। जी। तो इसीलिए पहले अपने भूजा दर्द और पार्टी मर्म में को, पत्रकार हमेशा होते थे। अब दर्द उनकी और जो मर्म भूजा को, पार्टी होती थी, उनकी भूजा जी, पार्टी अब में तो पटना में आप देखिए कितने पत्रकार पटना के, जितने बड़े पत्रकार आप पटना के जानते हैं, बड़े चैनलों के, अखबारों के, कन्हैया भेलारी जी तो हुआ ही करते थे। मतलब वो तो उनके पुराने मित्र हैं लोकदल के समय के। ये सब परमानेंट नहीं, मेंबर थे भूजा पार्टी के। हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने देखा एक चैनल के ब्यूरो चीफ के बेटे का जन्मदिन था, पूरा कैबिनेट उस फंक्शन में था। नीतीश कुमार से लेके संजय झा, तमाम बड़े जो राज्य के नेता हैं, देवेश चंद्र ठाकुर से लेकर तमाम बड़े नेता उस ब्यूरो चीफ के बेटे के जन्मदिन में। तो पत्रकार फ्रेंडली हमेशा बहुत से नेता रहे हैं। और बहुत से नेता ऐसे भी हैं कि साइड में 2-4 पिला भी देते हैं, उसके नहीं बाद पता नहीं, चलता है। हम यही जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वाली, नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर क्यों चलने लगे नीतीश कुमार की, मीडिया से दूरी हम बना लिए, देखिए, बोलना बंद कर दिए। देखिए ये फिर आप गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तुलना आप नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं भैया अपनी दोस्ती बनी रहे। जैसे ही कुछ ऐसे सवाल आते हैं, और देखिएगा वो वीडियो जरूर देखिएगा जब नरेंद्र मोदी का चेहरा लाल हो जाता है और पानी कहते पी हैं रहे थे। करण थापर जी, अपने ही परिवार के वरिष्ठ जो हैं,
करण थापर, उनसे कहते हैं कि भाई मित्रता बनी रहनी चाहिए, अभी ये प्रोग्राम बंद कीजिए। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं है ना, नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं क्या है आप चाहेंगे कहेंगे। ऋषि जी, क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हेलीकॉप्टर पर आपको दौरा करने का सौभाग्य मिले विजय त्रिवेदी अरे जी की भैया, तरह? हम हमारे पास इतना जेब पैसा नहीं रहता। अभी त्रिवेदी जी का पैसा है कि वो निजी गाड़ी करके फिर आए होंगे दिल्ली या जयपुर जहाँ, हालांकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं विजय त्रिवेदी जी। हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता है भैया, बस पकड़ के आना पड़ेगा, बहुत दिक्कत। और जंगल में कहाँ भटकेंगे हम जंगल में ही बीच में छोड़ देंगे। चलिए बिहार की राजनीति पर वापस आते, तेजस्वी यादव कब लौट रहे हैं? देखिए एक बात कह दो, नरेंद्र मोदी अमित शाह में है कि अमित शाह का नंबर जिस पत्रकार या जिस व्यक्ति के पास है, यदि अमित शाह को किसी चीज के लिए आप मैसेज करेंगे, वो व्यक्ति रिप्लाई करता है। हाँ, चाहे उनका स्टाफ ही करता हो, लेकिन मीडिया से रिप्लाई कटते करता है। नहीं है, मीडिया से पूरी तरह कट के नहीं चलते। हाँ, ये अमित शाह का आप कई विषयों को लेकर आपका मतांतर हो सकता है, लेकिन अमित शाह का मैं एक चीज देखा हूं, मैंने कई बार उनके नंबर पे मैंने मैसेज किया, वहां से जवाब आता है। ये है अमित शाह का एक पॉजिटिव चीज है जो मेरे संज्ञान में था, मैं आपके सामने रखूं। जी नहीं, बिहार में क्या लग रहा है आपको, नेता प्रतिपक्ष कब दुबई से बिहार पहुंच रहे हैं? अब हो सकता है कि बिहार नहीं पहुंच के दिल्ली में ही कुछ गुफ्तगू हो जाए, चाचा भतीजा भतीजा चाचा जी से कहे चाचा जान दिल्ली में कुछ गुफ्तगू कर रहे, हम लोग पटना में करेंगे। तो ऋषि मिश्रा, अभिषेक कुमार के सोर्स बहुत मजबूत है, उसने अच्छा, कुछ आप गुल कह रहे हैं खिला गुफ्तगू देंगे। कर ले। मैंने वो घर देखा है, नीतीश कुमार जी को जो घर अलॉट हुआ है दिल्ली में, आमतौर पर मुख्यमंत्री को अलॉट नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार को अलॉट हुआ है। वो घर गृह मंत्री जी के घर के ठीक पीछे है। अब वहां तेजस्वी यादव जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ तेजस्वी यादव आए हैं इस घर में। कैसे अरे मुलाकात होगी? देखिए, ऑफिशियल, देखिए जो भी आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार का जो ऑफिशियल घर है वहां पे तो मुलाकात होगी नहीं। जैसे ही मुलाकात होगी, आप समझ सकते हैं ये खबर स्प्रेड आउट होने में समय नहीं लगेगा। तो ये सबसे पहले बैठके ऋषि ऐसी मिश्रा जी को जगह, पता चलेगी। ऐसे ऐसे बैठके जो होते हैं ऐसे गुप्त जगह होते हैं जहां लोगों को पता ना चल सके, और ये देर रात बैठक होती है, वो भी अनऑफिशियल जगह पर होती है जहां बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये हो ऋषि जी सकता है कि जो ऋषि जी भतीजा है हमारी डिबेट दुबई को जो से कंडक्ट दिल्ली। करा रहे हैं, ऋषि जी हमारी डिबेट को जो कंडक्ट करा रहे हैं, हम लोगों की मेहनत से ज्यादा मेहनत वो करते हैं। हमारे कंट्रोल रूम के साधुवाद है उनको। पूरे इंचार्ज अभिषेक द्विवेदी अभी करा रहे हैं हमारी डिबेट को। वो अक्सर कहते हैं इस बात को कि ऋषि जी के पास सीधे सीधे अंदर से खबर आती है और चारों तरफ से सबसे पहले खबर आती है और वो वायरल हो जाती है। बार बार हमसे पूछते हैं कि कभी पूछिएगा। आज मैंने ऑन कैमरा पूछ दिया कि ऋषि जी क्या बात है कि क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या जदवी, जेडीयू, क्या आरजेडी, ये कौन सा आपका इतना जबरदस्त सूत्र है, थोड़ा बता ही दीजिए। चलिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि हम जो मेहनत करते हैं, हालांकि कई हमारे जो दर्शक हैं हमारे लिए उल्टा पुल्टा लिखते रहते हैं, ये उनका अपना अधिकार है और दर्शकों का अपना अधिकार है। लेकिन ये यदि अभिषेक द्विवेदी जी ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, मेरा मेहनत जो है सार्थक है। हम मेहनत कर रहे हैं, ये कई जो बार हमसे खबर बोले हैं, निकालते बोले कि हैं, पूछ लेंगे, ये भूल जाते थे, आज ये कैमरे में ख, पूछ लिया। ये ये खबर खबर जो निकालते हैं आप लोगों के लिए निकालते हैं, दर्शकों के लिए निकालते हैं। हो सकता है उसमें कई खबर कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि जो राजनीति संभावनाओं का खेल है, जो मान लीजिए इक्वेशन आज है हो सकता है कल बदल जाए, कल जो है वो परसों परसों इक्वेशन न रहे। तो कभी कभी खबरें जो हम लोग आपके सामने में परोसते हैं हो सकता है वो गलत भी हो जाए। तो बहुत बहुत साधुवाद है उनको, हमारे मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद है। और उनका भी हम ऋषि जी उनके जो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं ये कि बिहार की ये राजनीति जो में ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें उनका भी एक सराहनीय जी बिल्कुल पहल है, ऋषि जी मेहनत है अपने उनका। दर्शकों को बता और दें। एक चीज बता दूं, द्विवेदी जी को एक चीज बता दूं, उनका मेहनत कितना रंग लाता है। बिहार के एक बड़े इगोस्टिक नेता जो कुछ दिन पहले एक पत्रकार के साथ बदतमीजी कर दिए थे, न्यूज लॉन्चर के ही प्रोग्राम के बाद
एक पूर्व अध्यक्ष के माध्यम से उस पत्रकार से वो माफी मांगे हैं, और उनसे बड़ा इगोस्टिक नेता मुझे उत्तर भारत में शायद ही कोई होगा। और इसी न्यूज लॉन्चर के प्रोग्राम के बदौलत उस पत्रकार ने स्वीकार किया, कहा कि भैया हमारी इतनी तो हैसियत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो प्रोग्राम चलाया उससे पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई थी, और उस इगोस्टिक नेता ने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड माफी मांगा। तो ये है ऋषि जी, आपके मेहनत बिहार का की राजनीति में रिफ्लेक्शन। कई बार दर्शक कहते हैं कि चीजें होते होते रुक जाती है कुछ दिनों के लिए, तो बिहार की राजनीति में अपने दर्शकों को बता दूं कि फाइनल मोमेंट तक चीजों के बदलने की गुंजाइश होती है। ये वही बिहार है जहां कर्पूरी ठाकुर पहली बार अपना मंत्रिमंडल बना रहे थे 1970 में, तो दो महंत जी लोगों में से एक को मंत्री बनना था, और क्रिकेट मैच की तरह टॉस से सिक्का उछाल करके फैसला हुआ था, सिक्का उछाल कर या पर्ची निकाल कर ये फैसला हुआ था कि दोनों में से किसे बनाया जाए। ये वही बिहार है, ये वही बिहार है जहां मुख्यमंत्री पद के लिए बीपी मंडल को, मंडल आयोग वाले बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाने के पहले 3 दिनों के लिए सतीश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का खेल हुआ था। और ये वही भी बिहार है जहां रामसुंदर दास के घर लड्डू तैयार हो रहे थे कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे। इन मौके पर विधायक दल के नेता के चुनाव में रघुनाथ झा कूद गए थे और बाजी 3 वोटों से पलट गई थी। तो बिहार की राजनीति में अंतिम क्षण में खेला होता होता रह जाता है। आज की एक बड़ी खबर और अंतिम खबर ऋषि जी, बालू माफियाओं पर, बालू का कारोबार करने वाले लोगों पर आज सुबह आपने खबर देखी होगी कि कई सारे दूसरे कंपनी, पहले तो सुभाष यादव जो बाबू जिनको कहा था बड़े कारोबारी, उन्हीं की तरह कुछ और बड़े कारोबारी हैं, धनबाद से लेकर पटना में है, और धनबाद में भी उनका अच्छा खासा रसूख है। इन सबको एक साथ ईडी अपने शिकंजे में लेती जा रही है। आज सुबह की खबर है। ये बालू का कारोबार कहा जाता है कि कथित तौर पर बिहार के एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़ता है, और बड़े राजनीतिक दल से जुड़ता है, और वो बड़ा राजनीतिक दल कभी भी नीतीश कुमार की पालकी उठाने के लिए तैयार बैठा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी पालकी उठाने के लिए तैयार थी, 28 जनवरी को फिर से उठा लिया था पालकी को, वैसे ही वो दूसरा राजनीतिक दल भी पालकी उठाने के लिए तैयार है। सवाल कहा जा रहा है कि बालू कारोबारी तो बहाना है, दरअसल उस दल की फाइनेंशियल पाइपलाइन को एक तरफ लैंड फॉर जॉब अमित कात्याल, दूसरी तरफ भोला यादव, उनको भी ईडी ने अरेस्ट किया था, आपको पता है। तीसरी तरफ ये बालू का खेल, चौथी तरफ कुछ और मामले तलाशे जा रहे हैं। क्या है अरे ये? एक लाइन में समझ जाइए, जो मोहब्बतें, जो प्यार, प्यार को क्या कहें, शब्द हमको याद नहीं आ रहा, परवाना, इस प्यार को परवाना, मतलब प्यार को फलने फूलने नहीं देना चाहते हैं ये, जो दो लोगों में प्यार, लव अफेयर चल रहा है, लव अफेयर ही चल रहा है, मतलब पूरा हुआ नहीं है। तो लव अफेयर में विलेन का काम कर रही है ईडी, आप ऋषि क्योंकि जी, आप गाने खूब सुनते हैं। लव अफेयर में एक जो हिस्सा है उससे संबंधित ये लोग हैं, और ये इनके साथ आना चाहते हैं। तो इनको जो है, इनके साथ जो तमाम लोग इनको खींच रहे हैं, ईडी भैया हटो, ये साथ देखिए ऐसे है, हटा रहे हैं, ऐसे हटो, खींच रहे हैं। और आप कह रहे हैं उसको मैं विधानसभा चुनाव से भी जोड़ कर देख रहा हूं, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं फाइनेंसर हैं, और ऐसे लोग हर पार्टी में होते हैं, सिर्फ उस पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, हर पार्टी में होते हैं। तो चुनाव से पहले जो एक मतलब, जो जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा ना, कांग्रेस को कैसे मतलब पैसा विहीन कर दिया गया था, वैसे ही इकोनॉमिकली कमजोर, आप पैसा नहीं रहेगा, आप खर्च कहाँ, संसाधन कहाँ से लाइएगा? तो हर कैंडिडेट को आप तब चुनाव जब लड़ने के लिए पैसा देते हैं। नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं, फरवरी में दिल्ली के साथ चुनाव चाहते हैं, उस जब परिस्थिति आप में हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, एक दिन में 5-5 हेलीकॉप्टर दौड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो संसाधनों पे एक अंकुश लगाने का मुझे लगता है एक तरह से प्रयास है। और उसको लव अफेयर से भी जोड़ के देख लीजिए, पॉलिटिकल लव अफेयर, भैया ये मत समझना लव अफेयर मतलब वो वाला नहीं, पॉलिटिकल लव अफेयर में ईडी जो है विलेन का काम कर रही है, और इस दो जोड़े को एक साथ नहीं आने देना चाहती है। जी जी। अब जो अल्ताफ रजा को आपने सुना होगा, हमारे दर्शक भी खूब सुनते हैं, और क्या है वो, किसी जी भूल गए हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
हाँ, सुना होगा आपने। इश्क और प्यार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। पॉलिटिकल इश्क, पॉलिटिकल मोहब्बत बिहार में शुरू हो गई है। और पॉलिटिकल मोहब्बत ऐसी है, ये एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें बिहार की एक एक सियासत एक में रिक्वेस्ट, एक आप अनार बोलिए। 100 बीमार, जी, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। ऋषि जी संक्षेप में। एक रिक्वेस्ट में हम दर्शकों से कह रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का लाखों लाखों व्यूज आते हैं। दर्शकों से, खासकर बिहार से संबंधित जो दर्शक है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके क्षेत्र में जो ऐसे विधायक हैं जो पहले चूहे थे या बिलार हो गए हैं पैसा कमा कमा के, जनता के पैसा का शोषण कर करके, उनका नाम जरूर लिखिएगा विधानसभा और नाम, ताकि पता चले कौन कौन चूहा बिलार बन पाया, बिलार बना है जी। चलिए, ये एक बड़ा अच्छा सजेशन आपने दिया। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह के सजेशन पर जनता आमतौर पर चले तो हम लोगों की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाती है और जनता हमारी जिम्मेदारियों को कम करना नहीं चाहती। ये एक बहुत बड़ी विडंबना का है, त्रासदी का है, या लोकतंत्र की खूबसूरती के बीच एक व्याधि का है। लेकिन व्याधि तो सबसे बड़ी लोकतंत्र में तब आती है जब राज्य की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए दोनों प्रमुख लोग एक साथ राज्य से बाहर निकल जाते हैं। और वो भी तब जब बिहार में बाढ़ की एक बेहद विभत्स स्थिति सामने दिखाई दे रही होती है। तो राजनीति अपनी चाल से चलती है, सियासत अपनी चाल से चलती है। कोई उस चाल को लेकर दुबई में बिसात बिछा रहा होता है, तो बिसात का एक केंद्र दिल्ली होता है। लेकिन जहां असली बाजी चली जाती है पटना में, वहां से जेपी नड्डा भी आकर के रुखसत हो जाते हैं, नीतीश कुमार भी थोड़े दिन के लिए बाहर निकल जाते हैं। और इन सब से बढ़कर कोसी क्षेत्र के विधायक क्या अपने क्षेत्र में जनता की सेवा और राहत कार्य और जनता को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ये उस इलाके के हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।